जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो वहां से बाजार थोड़ा कंफ्यूज होना भी शुरू हो जाता है कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आ जाएगी। अभी तो बाजार में सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस? बाजार बहुत वल्नरेबल हो गया है अर्निमा। और बाजार के लिए मैं कहूं अगर आगे तो मैं निराशावादी साउंड नहीं करना चाहता, पर बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत टफ है इससे आगे जो रास्ता है, क्योंकि क्योंकि इतनी ज्यादा अनिश्चितता। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए अर्निमा के डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ है। वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। इसके बारे में आपसे पहले मैं बात कर चुका हूं। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर डेवलप्ड वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ है, तो ये रिसेशन एक वायरस की तरह होता है, ये फैलता है। अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में आया है, फिर ये सेमी डेवलप, फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज में वहां भी आ सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए शेयर मार्केट देखिए उछाल तो मारेगा। हमारा 26,377 का जो ऑल टाइम हाई है, मैं ये नहीं कहता कि वहां नहीं छुएगा, उसको क्रॉस करेगा। पर मेन इसमें तब मैं मानूंगा जब वहां ठहरा रहे, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू स्टे एक कदम आगे दो कदम पीछे, दो कदम आगे एक कदम पीछे। लगातार ये सिलसिला आपको हफ्ते दर हफ्ते दिख रहा है। थोड़ा सा इस पिछले एक डेढ़ हफ्ते में कुछ सुधार दिखाई दिया है। हम जो 24,000 के बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उसको ब्रेक करके फिर 24,500 को भी हमने ब्रेक किया है। वो थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोमेंटम, आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक अर्निमा, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए कोई बहुत पॉजिटिव व्यू मैं नहीं रखना चाहता हूं। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आई एम वेरी बुलिश, बिकॉज इंडिया इज इमर्जिंग एज अ वेरी वेरी पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं बुलिश हूं, पर शॉर्ट टू मिड टर्म मुझे बहुत कठिन लगता है। यहां से बार बार आपको ये ब्रेक लगते हुए, बार बार झटके लगते हुए देखेंगे। जब जब बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से ऐसी खबर आएगी जो इसको दबाने की कोशिश करेगी। सो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग अ बिट टफ गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स को बहुत वॉचफुल रहने की जरूरत नजर आती है। सर, वैसे आप एफआईआईज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बाजार में, क्योंकि डीआईआईज का लेकर के आपको ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से एफआईआईज का सवाल करना बेहद जरूरी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए ही इंडियन इकोनॉमी में दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब एफआईआईज लौटेंगे या नहीं? अब तो यूएस में भी अगर देखें तो उनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पोजिशंस नहीं नजर आ रही हैं। 20,000 करोड़ जुलाई के महीने में अर्निमा पॉजिटिव आया है। ये फरवरी के बाद देखने को मिला हमें। मार्च, अप्रैल, मई, जून में बेहिसाब बिकवाली थी। जो लोग दिल्ली नहीं रहते उनके लिए बता दूं, करोल बाग रजौरी गार्डन में सेल लगती है, बिल्कुल ऐसी सेल की तरह थी। और 4 महीने में भर भर के बिकवाली करी है। फाइनली फरवरी के बाद जुलाई में कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया है। देखिए एफआईआईज को मुझे लगता है, यू आर राइट कि मैं मार्केट को आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहता हूं, पर एफआईआईज का कहीं टिकते नहीं है। इनके तो घूमता हुआ पैसा है, चलता हुआ पैसा है, आज यहां कल वहां। सो दे विल कम बैक, एज आई सेड, ये वापस तो आएंगे। पर कब आते हैं? जैसे जैसे क्रूड ऑयल की, चलिए मैं आपको क्लू देता हूं, जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आएगी अर्निमा, आपको एफआईआईज वापस आते हो। अगर एफआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, उधर हमारे डीआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, तो फिर मार्केट को यहां से एक पुश मिल सकता है। तो एफआईआईज ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेशन देने शुरू हो गए हैं। अब लगातार बिकवाली नहीं है। आप देखिए किसी दिन पॉजिटिव हो जाता है, किसी दिन नेगेटिव हो जाता है। सो एफआईआईज आर टर्निंग अराउंड। आई थिंक जो वियतनाम में, कोरिया में, जापान में, चाइना में जो पैसा गया है, जब इनका वहां पर टारगेट अचीव हो जाएगा तो दे विल कम बैक। आई थिंक इंडिया को तो कोई भी एफआईआई लॉन्ग टर्म में इग्नोर नहीं कर सकता है। सो जैसे जैसे अब ये जो रिजल्ट सीजन है, एफआईआईज आपको बताऊं, मैं 1-2 सिंगापुर में एफआईआईज हैं कुछ बड़े जिनसे मैं संपर्क में रहता हूं। दे आर कीपिंग अ वेरी वॉचफुल आई ऑन द इंडियन मार्केट। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको बहुत क्लोजली वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और बहुत सिलेक्टिव बेसिस पे बाइंग हो रही है। पहले बाइंग होती थी अक्रॉस द बोर्ड, अब बाइंग हो रही है बहुत सिलेक्टिव। वो बहुत चूजी हो रहे हैं। लार्ज कैप की तरफ नजर है, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी देख रहे हैं, और कंपनीज की बॉटम लाइन प्रोजेक्शंस बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके इस बार वो चाहते हैं कि इस बार आए तो और अच्छा पैसा बना के जाए। तो हर किसी का लक्ष्य रहता है, बट दे विल कम बैक। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू फील सैड कि वो अब नहीं आएंगे। ऑलरेडी आपको जुलाई में आते दिखे।
जी सर, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम इस बातचीत को कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएंगे। गोल्ड सिल्वर, क्योंकि सब चीजों पर आपका नजरिया इंपॉर्टेंट है सर। गोल्ड सिल्वर, हालांकि आपने गोल्ड को मेंशन भी किया बातचीत के दौरान, लेकिन आगे का आउटलुक गोल्ड सिल्वर को लेकर के कैसा है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि गोल्ड को सपोर्ट मिलता दिख रहा है, तेजी से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है गोल्ड में, लेकिन ये जो तेजी आई है ये क्या कंटिन्यू रहेगी? वापस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेंगे सोना चांदी? लॉन्ग टर्म में तो पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है अर्निमा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 2 से 5 साल, बल्कि उससे भी पहले। कल यूबीएस की एक भविष्यवाणी आई जी, उन्होंने सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून 27 तक की दिया। उन्होंने कहा सितंबर में ये 4200 पहुंचेगा, फिर 4400 पहुंचेगा, फिर 5000 पहुंचेगा और जून में 5200 पहुंचेगा। यूबीएस ने बोला है ये। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने तो इंडिया के साथ एक अलायंस घोषित करी है, 10-20 साल का आगे रोड मैप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इंडिया के आगे रखा है। वो जेनजी को गोल्ड से जोड़ना चाहते हैं, नई माइनिंग में इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं, इंडिया को 10-20% गोल्ड प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं, जो इंडिया अभी मात्र 1% अपनी जरूरत का गोल्ड कुल इंडिया में होता है, 99% इंपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में यही फैक्टर्स गवर्न करेंगे अर्निमा। आई थिंक क्रूड ऑयल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, ये 3 पैरामीटर्स हैं। और ऑफ कोर्स फेड के रेट्स अमेरिका में कैसे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक रेट्स अमेरिका में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है। रिपब्लिकन्स की पोजीशन लगातार कमजोर होती जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए मुझे यहां से सोने चांदी में कुछ बेहतरी नजर आ रही है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरी नजर आ रही है। सर, लेकिन थोड़ा सा फंसा हुआ भी है ना, क्योंकि देखिए 2 इंपॉर्टेंट देश हैं, एक चाइना और एक रशिया। रशिया जो है वो अचानक सोना बेचने पर आ गया है और अच्छी खासी जो गोल्ड है उनके पास उन्होंने बेच दिया है। उधर चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। रशिया ने बेचा क्योंकि रशिया की जो आर्थिक हालत है, 4.5 साल से वो युद्ध लड़ रहा है, उसकी वजह से। और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बीच बीच में चरमरा जाती है, तो उन्होंने एक मुसीबत में आके बेचा। तो वो ऐसे तो तुर्की ने, पोलैंड ने भी खबर आई थी बीच में बेचा, पर आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ देयर मुसीबत में उनको बेचना पड़ा। पर जिस तरीके से चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बहुत सारे यूरोप के देश लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, डॉलर एसेट्स को रिप्लेस करके गोल्ड में ला रहे हैं, उसको देख के लगता है कि गोल्ड इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर मेजर ऑफ वैल्यू, करेंसी बनने वाला है। करेंसी मेरा मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ करेंसी कि आप लेन देन करेंगे, पर मेजर ऑफ वैल्यू सबसे बड़ा बनने वाला है डॉलर को डीथ्रोन करके। और इस बात को लेके डोनाल्ड ट्रंप की रात को कभी कभी नींद खुल जाती है जब उनको ये ख्याल आता है कि मेरा डॉलर, मेरा डॉलर, मेरा डॉलर।